अच्छा, डिज़ाइन बेसिकली कोई भी ऐसी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एस्थेटिक्स और फंक्शनल। और एस्थेटिक्स में कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है जो आपको प्लेयर दे, सुकून दे। चाहे वो कोई गाना ही क्यों ना हो जिससे आपको सुनकर कोई सुकून मिलता है, वो भी एस्थेटिक्स के अंदर इंक्लूड होता है। कोई आर्ट ही क्यों ना हो, वो भी आपको, अगर उसके अंदर की सेंस आपको समझ लगती है लाइक किसी भी आर्ट की, तो आप उस आर्ट को देखकर समझ के अगर कोई सुकून ले पा रहे हो तो वो भी आपके लिए एक एस्थेटिक है। ठीक है, अगर आपको सोने से सुकून मिल रहा है आपके दिमाग को, तो वो आपके लिए सोना भी एक एस्थेटिक है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको प्लेजर मिले वो आपके लिए एक एस्थेटिक है। जबकि दूसरी साइड पे डिज़ाइन का दूसरा हिस्सा होता है फंक्शनल, कि डिज़ाइन काम किस तरीके से करते हैं, डिज़ाइन दिखेगा किस तरीके का। ये सारी सेंसेस, पहले सोचने वाली बात, ठीक है, वो सारी फंक्शनल में आ जाती है। लाइक मैंने एक यूआई डिज़ाइन अगर बनाना होगा फॉर एग्जांपल, तो मैं पहले सोचूंगा कि ये यूआई डिज़ाइन दिखेगा किस तरीके का। अगर मैं आम सेंस में बोलूँ इसको यूआई यूएक्स में ले जाकर, तो बेसिकली एस्थेटिक्स आपके लिए एक यूआई है, या जैसे सोशल मीडिया पोस्ट आपको दिखती है वो आपके लिए एक यूआई है। ठीक है, जबकि इसके मुकाबले में आपकी जो सोशल मीडिया पोस्ट काम कर रही है सेल्स निकालने का, वो आपके लिए एक यूएक्स है। ठीक है, मतलब जो वो काम कर रहा है। कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले हम पहले उसका एक वायर फ्रेम बनाते हैं, एक स्केच बनाते हैं, चाहे वो पेपर के ऊपर ही क्यों ना बने। तो वो जो स्केच बनाते हैं वो वायर फ्रेम के अंदर इंक्लूड होता है। उसको हम बेसिकली यूएक्स कहते हैं। वो फंक्शनल है कि काम दिखेगा किस तरीके का और क्या करेगा। जो उसका डिज़ाइन होता है बनाना, वो सारा यूआई होता है। ठीक है, मतलब पहला काम हमारा यूएक्स ही होता है, दूसरा काम हमारा यूआई होता है। ठीक है, अच्छा इसके आगे इसके 5 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं डिज़ाइन के, मगर उन पर जाने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा, वेक्टर और रास्टर का डिफरेंस। ठीक है, अच्छा बेसिकली वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स कोई भी ऐसी बनी हुई आर्ट जो कि पिक्सेलेट नहीं होती, कोई भी आर्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आऊँ, तो जैसे यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, इसको मैं जितना मर्जी जूम कर लूँ ये पिक्सेलेट नहीं होगा। ठीक है, चाहे मैं इसको 100x से ज़्यादा ही जूम क्यों ना कर लूँ, ये पिक्सेलेट नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी इस किस्म की दिखने वाली चीज़, वो आपके लिए एक डिज़ाइन है। ठीक है, वो आपके लिए एक वेक्टर है। ठीक है, लेकिन अगर यही मैं कोई इमेज की फॉर्म पकड़ूं और उस इमेज को जूम करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, वो इमेज पिक्सेलेट होने लग जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब पिक्सेलेट होती क्यों है चीज़, रास्टर क्यों पिक्सेलेट होता है? बेसिकली कोई भी एक इमेज या टीवी पे आने वाली कोई भी एक तस्वीर डिपेंड करती है छोटे छोटे बॉक्सेस के ऊपर। ये तो हम अपनी 10वीं क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि छोटे छोटे बॉक्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो पिक्सेल्स कहलाते हैं। अब वो रास्टर होते क्यों हैं, ये बात, रास्टर, रास्टर वो क्यों होते हैं? अच्छा, बेसिकली होती है जब रीसैम्पलिंग, जब हम बड़ा करते हैं ना किसी भी इमेज को, तो उसकी होती है रीसैम्पलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 4 बॉक्स है। ठीक है, ये 4 बॉक्सेस है मेरे पास। ठीक है, अगर मेरे यहाँ पर 4 कलर्स है, इस वाले के अंदर रेड है, इस वाले के अंदर भी रेड है, लेकिन इस वाले के अंदर और इस वाले के अंदर ब्लू है। ठीक है, अगर मैं इस इमेज को भरा करूँगा तो ये बड़ी इस तरीके से नहीं होगी कि लाइक यहाँ पर 2 बॉक्सेस और ऐड हो जाएगी और बस बात खत्म। ये 4 बॉक्सेस मेरे 4 पिक्सल्स है, किसी भी एक बड़ी सी इमेज का बहुत छोटा हिस्सा। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये इसका स्क्वेयर होगा। स्क्वेयर इस तरीके से नहीं कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, मतलब जैसे 4 है तो 4 4 से ही मल्टीप्लाई होगा अगर मैं किसी चीज़ को बड़ा कर रहा हूँ। मतलब ये मेरे 4 से 8 बॉक्सेस हो जाएंगे एकदम से, हो 16। 4 मेरे यहाँ पर ऐड हो गए और 8 मेरे नीचे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद होगा क्या कि मेरी जो आइटम बनेगी इसके बाद, वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि यहाँ पर मेरा आ जाएगा रेड कलर। ठीक है, इतने हिस्से में टोटल आ जाएगा रेड। ठीक है, और जो इस हिस्से में आएगा, अगर मेरा सेकंड कलर ब्लू शो हो रहा था इमेज में, तो वो इधर समझ ले ब्लू आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इधर क्या होगा, बेसिकली जो उसके बीच में आ रही है ये दो रोज, यहाँ पर मेरा रेड और ब्लू दोनों ही नहीं होगा। जब मेरे दोनों कलर्स इधर और उधर चले जाते हैं तो इधर रेड और ब्लू के बीच का मिक्सचर हो जाता है। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल एक गिलास में कोक पड़ी है और एक गिलास में स्प्राइट पड़ी है, मगर मैं एक और गिलास पकड़ूँ और उसमें मैं कोक और स्प्राइट दोनों को मिलाऊंगा, तो क्या होगा,
इन दोनों का मिक्सचर करने से एक अलग ही कलर मेरे पास गोल्डन टाइप का जनरेट हो जाएगा। रीसैम्पलिंग के दौरान हमारी जब आइटम्स के बीच के पिक्सेल्स भरे होते हैं तो उनके बीच वाले पिक्सेल्स में हो जाती है इंटरपोलेशन। इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरपोलेशन। ये रेड और ब्लू का मिलकर कोई एक नया पर्पल पर्पल बनेगा कलर। तो वो पर्पल कलर आपके मिड में आ जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा लाइट पर्पल होगा, यहाँ पर थोड़ा डार्क पर्पल और यहाँ पर थोड़ा डार्क ब्लू। यहाँ से आपका दोबारा लाइट ब्लू और यहाँ पर लाइट रेड आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका काम हुआ वो हो गया इंटरपोलेशन। अब इससे क्या होता है, आपका थोड़ा सा कलर हो गया चेंज। अगर मैंने इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करा, थोड़ी सी पिक्सेलेट होगी, बट अगर मैं बड़े से बड़ा करता जाऊंगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं उस इमेज को उसकी हदूद से भी पार ले जाऊंगा। जब वो ले जाऊंगा मैं, तो ऑटोमेटिकली उसके कलर्स मेरे हो जाएंगे खराब। उसकी वजह से क्या होगा, मेरे सारे कलर्स खराब हो गए और मुझे इमेज पिक्सेलेटेड दिखेगी। तो बेसिकली रास्टर जो होते हैं, रास्टर में पिक्सेल्स का हमारा ये काम होता है कि रीसैम्पलिंग होती है और इंटरपोलेशन हो जाती है। नए कलर्स के मिक्स होने की वजह से हमारी इमेज पिक्सेलेट हो जाती है। बट वेक्टर क्यों नहीं होते पिक्सेलेट, बात तो ये भी है। वेक्टर पिक्सेलेट इसलिए नहीं होते क्योंकि वेक्टर डिपेंड करते हैं लाइंस और कर्व्स के ऊपर। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये और ये पूरी एक लाइन है हमारी, ठीक है। इतना हिस्सा अगर हम देखें तो ये जोन सा पॉइंट आ रहा है और ये जोन सा पॉइंट आ रहा है, ये दोनों कहलाते हैं एंकर पॉइंट्स, ठीक है। इनके बीच में हमारी एक आ रही है लाइन, ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ को भी यहाँ से कर्व कर देता हूँ, ठीक है, मेरे कर्व करने से क्या होगा, ये मेरा कर्व है, ठीक है, और ये मेरे एंकर पॉइंट्स है, ये मेरी एक लाइन भी है साथ में, ठीक है। इससे क्या चीज़ हुई कि लाइन और कर्व्स के ऊपर डिपेंड करने की वजह से अगर मैं इसके बीच में कोई कलर दे दूँ, यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल डार्क ग्रीन कलर दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज़ को बड़ा करूँगा, कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक नया कलर प्रोड्यूस हो गया। रीज़न क्या था इसका, जब ये इतना था, इसकी बाउंड्रीज इतनी थी, अगर मैं स्ट्रोक लगा कर दिखाऊं, इसकी बाउंड्रीज इतनी थी, फॉर एग्जांपल इस ब्लू से देख सकते हैं। जब मैंने इसको बड़ा करा तो उसने देखा कि इसकी बाउंड्रीज इतनी है, बॉर्डर इतना है। जो उसका ग्रीन कलर था ना बीच का, उसने कहा कि मैंने अपनी हदूद तक जाना है, मतलब जहाँ तक उसकी बाउंड्री है, उसने उससे बाहर नहीं जाना था। जैसे ही बड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, उसने देखा अच्छा यहाँ तक हो गया, वो ऑब्जेक्ट के साथ साथ वो कलर भी इतना बड़ा हो गया, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हुआ। जबकि पिक्सेलेशन में कलर आपका ज़्यादा भी हो जाता है और बाहर भी निकलने लग जाता है। ये डिफरेंस होता है। यानी वेक्टर्स इसलिए कभी नहीं आपके पिक्सेलेट होते बिकॉज वो लाइन और कर्व्स के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि रास्टर आपके इसलिए पिक्सेलेट हो जाते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे बॉक्सेस के ऊपर डिपेंड करती है जिसमें इंटरपोलेशन हो जाती है। अब बात आती है कि वेक्टर में कौन कौन सी फाइल्स आती है हमारी इस तरीके से। वेक्टर्स में सबसे पहले तो एक एक्सटेंशन फाइल है एआई, अडोबी इलस्ट्रेटर की एक्सटेंशन है, ये होती है। दूसरी ईपीएस है, ईपीएस इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट, ये भी एक फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है जो कि एआई से सेव भी हो जाती है इलस्ट्रेटर से और कोरल से भी। एसवीजी एक वेब वर्जन में यूज़ होने वाली कोई भी फाइल होती है। मींस अगर वेबसाइट बना रहा हूँ, उधर मैं अपना लोगो भी लगा रहा हूँ, तो वो मैं एसवीजी सेव करके लगाऊंगा। जबकि डब्ल्यू एम एफ वेबसाइट्स में यूज़ होने वाली फ़ाइल थी, खैर ये पुरानी हो चुकी है काफ़ी, और सी डी आर कोरल ड्रा की फ़ाइल होती है। एफ एच काफ़ी पुरानी हो गई है, ये माइक्रोवेव मीडिया प्लेयर के ज़माने की है, लेकिन ये भी पुरानी हो चुकी है। अभी जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो ये तीन आपकी एक्सटेंशंस है वेक्टर्स को सेव करने के लिए। इसके अलावा अगर हम रास्टर में आते हैं तो इवन के हमारे सामने जो देखी जाने वाली तस्वीर होती है, हमारे फ़ोन से खींची गई तस्वीर, वो भी एक रास्टर बेस होती है। ये जो मेरे सामने एक तस्वीर की शेप में खुली हुई एक प्रेजेंटेशन है, ये भी एक तस्वीर होती है, पीएनजी जेपेग, ये सारी तस्वीर है, ठीक है। अच्छा। अच्छा, तो रास्टर में हमारी पीएनजी और जेपेग आ जाती है, ठीक है। इसके बाद जिफ भी, फॉर एग्जांपल जिफ सबसे ज़्यादा लो कॉम्प्रेस फॉर्मेट की वीडियो होती है, 1 सेकंड से भी अंडर अंडर या 2 सेकंड की। जिफ्स बहुत ज़्यादा लो कॉम्प्रेस फॉर्मेट होती है, बहुत ज़्यादा रास्टर्स होती है। इस तरीके से आगे बीएमपी और टिफ भी आ जाती है, टिफ प्रिंटिंग में यूज़ होता है। और बीएमपी यूज़ नहीं होता इतना फॉर्मेट, पीएसडी फोटोशॉप की फ़ाइल होती है। ये भी रास्टर बेस्ड होती है, टारगा भी एक है बट वो पुराना हो चुका है काफ़ी। अच्छा, तो ये टोटल डिज़ाइन की बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी। ये क्लियर हो चुकी है सबको, तो बता दे 1 मिनट बाद, देन फिर आगे इनके प्रिंसिपल्स पर मूव करते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा। अच्छा, अब डिज़ाइन का पहला प्रिंसिपल आ जाता है हमारा, स्केलिंग और साइजिंग पर। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ हमारे डिज़ाइन में बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा। अच्छा, अब इसमें टोटल अगर हम किसी भी डिज़ाइन को देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस डिज़ाइन को देख लेते हैं। बल्कि इसको नहीं। ठीक। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन मेरे पास एक पड़ा हुआ है, एक वेबसाइट का डिज़ाइन। ठीक है। अभी अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारी टोटल हायरार्की ऐसे होगी कि हम पहले तो हेडर को देखेंगे। ठीक है, जेड टाइप हायरार्की होगी हमारी। पूरा हेडर हो जाएगा जैसे ही हमारा हम इधर नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आने पर हमारा कंटेंट होगा। सबसे पहले कंटेंट में हमारी राइट साइड पर हमारी विजुअल्स की तरफ नज़र जा रही है, देन फिर हमारी इस टेक्स्ट पर आ रही है। ठीक है। इसके बाद हम नीचे जाते हैं और हमारी हायरार्की इधर आ जाएगी हमारे कंपनी पार्टनर्स की तरफ। ठीक है। ये हमारी एक जी टाइप हायरार्की होती है। अब इसमें पूरी हायरार्की में जो हमारी होती है, इसके बीच में तीन चीज़ें डिपेंड करती है। एक, बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती है। पहली चीज़ स्केल होती है, साइजिंग। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये एक इमेज है। ठीक है, अगर मेरी ये इमेज इतनी बड़ी नहीं होगी, इतनी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो अब इससे क्या नुकसान होगा? नुकसान मेरा ये होगा कि इस इमेज को देखने पर सबसे पहले जो मेरा व्यू जाएगा वो टेक्स्ट की तरफ जाएगा। मेरी बाकी चीज़ों के मुकाबले में मेरा व्यू मेरे टेक्स्ट पर जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका मुझे हो गया नुकसान। स्केलिंग इसी हिसाब से मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर मैं इस हिसाब से स्केलिंग को नहीं देखूंगा, मेरा नुकसान होगा। जैसे मैंने यहाँ पर अपने बटन्स को नोटिस करवाना है। ठीक है। अगर मैं इसका स्केल छोटा कर दूंगा तो बटन मेरे कम शो हो गए। अभी हेडिंग मेरी इस टेक्स्ट के मुकाबले में इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं हेडिंग का स्केल छोटा कर दूं, फॉर एग्जांपल मेरी हेडिंग इतनी है। ठीक है। नीचे का टेक्स्ट मेरा इतना है। ठीक है। अब क्या होगा, जब भी मैं इस आइटम के ऊपर आऊँगा, इस पोस्ट के ऊपर आऊँगा, मेरी जो सबसे पहले मेरी नज़र जाएगी वो जाएगी मेरे बटन्स के ऊपर। ठीक है। बटन्स पे जाने के बाद मुझे ये चीज़ फिर भी नज़र आएगी। इसके बाद इधर मेरा व्यू पॉइंट जाएगा, देन मेरा इस इमेज के ऊपर व्यू पॉइंट जाएगा। ऐसे ही है। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने सारा का सारा उसका स्केल, सारी की सारी उसकी साइजिंग ख़राब कर दी। मेरी साइजिंग भी मेरी हायरार्की में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। साइजिंग की इस तरीके से हमारी अहमियत है। ये डिज़ाइन का पहला बेसिक प्रिंसिपल है, साइजिंग। देन दूसरा प्रिंसिपल आता है कलर। ठीक है। अब कलर किस तरीके से मैटर करती है? कलर्स में, वाइब्रेंट कलर्स में एक कलर आता है रेड। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रेड कलर को यूज़ कर लूँ। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ होगी, अगर मैं इस जगह पर आता हूँ, ठीक है, तो मेरा सबसे पहला फोकस जाएगा इधर, इस रेड कलर के ऊपर। या सिर्फ अगर मैं इतने हिस्से को ही देखूँ तो इस वाले को हम देते हैं ग्रीन कलर, या ब्लू देते हैं। ठीक है। अच्छा, ब्लू जो है बेसिकली वो कोल्ड कलर्स में आता है थोड़ा सा। ठीक है। जबकि रेड जोन से है वो वार्म कलर्स में आता है थोड़ा सा। दोनों में डिफरेंस इस तरीके से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम दोनों को एट अ पॉइंट रख कर देखेंगे, हमारा जो फोकस होगा वो रेड की जानिब ज़्यादा जाएगा।
मतलब अगर हम कभी भी इस टाइप का कोई भी डिज़ाइन अपने सामने देखते हैं, हम रेड कलर को सबसे ज़्यादा पहले देखेंगे, क्योंकि हमारी अटेंशन ले लेगा सारी। इससे क्या चीज़ होगी कि रेड कलर अपनी हमारी सारी हायरार्की बदल रहा है, जबकि हायरार्की हमारे डिज़ाइन का पहला प्राइमरी फोकस है। अगर मैंने कलर्स भी ख़राब करे साइजिंग के साथ साथ, तो मेरा दूसरा नुकसान है। अगर मैंने साइजिंग सही करी लेकिन अगर मैंने कलर्स नहीं सही से सेट करे, तब भी मेरा नुकसान है। इट मीन्स मुझे कलर इस तरीके से सेट करने होंगे। अब इसके मुकाबले में अगर मैं देखूं, तो ये अब मुझे बहुत गंदा डिज़ाइन लगने लग गया होगा। जबकि इसके मुकाबले में जो पहले था यहाँ पर ब्लैक और यहाँ पर आउटलाइन, ये बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा होगा उसके मुकाबले। ये देखिए, हमारा मेन फोकस इधर देन इधर आ रहा है, जबकि दूसरे में देखा तो हमारा मेन फोकस सारा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है। अच्छा, ये डिज़ाइन का दूसरा बेसिक प्रिंसिपल था कलर। ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं कॉन्ट्रास्ट के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब कॉन्ट्रास्ट क्या होता है बेसिकली? कॉन्ट्रास्ट दो ऑपोजिट चीज़ों का यूज़ होता है। ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल कलर से इसकी भी एग्जांपल लूँ, तो दो ऑपोजिट कलर्स का यूज़ करना मेरे लिए कॉन्ट्रास्ट है। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। रेक्टेंगल के ऊपर मैं कलर दे देता हूँ रेड। ठीक है। इस फाइल में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो मैं फ़ाइल चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक आइटम है रेड। ठीक है। अब इसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल मेरा सर्कल होगा वाइट के ऊपर, ठीक है, तो ये एक कॉन्ट्रास्ट हो जाएगी मेरी, ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट। ठीक है। ठीक है। अब ये मेरी ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट है। अगर मैं इस चीज़ को देखूंगा तो क्या होगा, मेरा जो विजुअल है, मेरी जो हायरार्की है, वो इस चीज़ को फोकस करेगी पहले। ठीक है। देन इसके बाद पीछे जा रही होगी। ये कॉन्ट्रास्ट होती है। ठीक है। अगर हम कभी भी बैकग्राउंड अपना वाइट के अलावा या ब्लैक के अलावा यूज़ करेंगे तो इस तरीके से होगा। अगर मैं कलर व्हील के ऊपर जाऊँ, जो कलर्स होते हैं उनमें हमारे दो अपोजिट चीज़ें होगी। यहाँ पर भी खोलूँगा दिखेगा, इस तरीके से भी देख सकते हैं। एक कलर व्हील इस तरीके का होता है और एक सर्कुलर होता है। ठीक है। अब ये अगर मैं इस वाले कलर पैनल के ऊपर आता हूँ अपने, तो ये दो ऑपोजिट कलर्स होते हैं हमारे कलर्स में हमेशा। एक वाइट सबसे ऊपर और एक ब्लैक सबसे नीचे। ठीक है। ये दोनों आपस में बिल्कुल ऑपोजिट है। ये बिल्कुल हाई कॉन्ट्रास्ट कही जा सकती है। ठीक है। जबकि ये थोड़ी मीडियम कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन स्टिल हमारा फोकस इस तरीके से डिवाइड होता है। अच्छा, इसके बाद आते हैं चौथे प्रिंसिपल के ऊपर डिज़ाइन की, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अब बेसिकली क्या काम करती है? अलाइनमेंट ऐसे काम करती है कि लाइक मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, और अलाइनमेंट हमारी डिफरेंट चीज़ों की लाइन बाय लाइन अलाइनमेंट डालने में भी मदद कर देती है। और इसके अलावा अगर हमने डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करना है और बेटर तरीके से करना है, तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी कोई पोस्ट बनानी है जिसमें मैं लेटर्स टाइप दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है। मैंने अपनी कोई पोस्ट बनानी है फॉर एग्जांपल, जिसमें मैं कुछ इस तरीके से काम करना चाह रहा हूँ कि लाइक मेरे जो पॉइंट्स है वो इस तरीके से हो कि पहले मेरा पहला पॉइंट नोटिस हो, देन मेरा थर्ड पॉइंट नोटिस हो, देन मेरा सेकंड पॉइंट नोटिस हो। तो ऑब्वियसली मैं अगर सिर्फ इन तीनों को देखूं, तो मैं दूसरे पॉइंट को थोड़ा आगे रख दूंगा, या अपना जो तीसरा पॉइंट है वो इसी तरीके से ऊपर रख के थोड़ा आगे रख दूंगा, और इस तरीके से होगा कि मेरी पूरी अलाइनमेंट इस तरीके से हो जाएगी। और जो मेरा फोकस पढ़ने में होगा वो इस तरीके से होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेरी पूरी की पूरी यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स भी है, ठीक है, और बड़े बड़े बॉक्स भी है, मतलब मेरा टेक्स्ट लिखा है ये फॉर एग्जांपल समझ ले, और मैंने जोन से इसको शो करवाना है यूज़र को, लेकिन उसको इंटरेस्ट क्रिएट करवाना है, लेकिन उसको इस तरीके से इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा अगर मैंने ऐसे रख दिया। अब अगर मैंने इंटरेस्ट क्रिएट कराना है, मुझे अपना सारा का सारा जो टेक्स्ट है, या तो मुझे लेफ्ट लाइन करना पड़ेगा या सेंटर लाइन करना पड़ेगा, पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं लेफ्ट लाइन रखूँ, मुझे समझ लग रही होगी जो मेरी चीज़ चल रही है किस तरीके से चल रही है। ठीक है। लेकिन अगर मैं यही चीज़
किसी और तरीके से करूँगा तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब ये अलाइनमेंट का एक जो रूल है ये भी हमारे डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर मैं अलाइनमेंट भी थोड़ी सी ख़राब करूँगा, डिज़ाइन सेंस के अकॉर्डिंग करूँगा नहीं, तो फिर मेरा नुकसान है। अगर मैं डिज़ाइन सेंस के अकॉर्डिंग या ऐसे करूँगा जैसे एक सिंपल यूज़र समझ सके, तो फिर फ़ायदा होगा, ठीक है। इसी तरीके हमारा अगला आ जाएगा रिपीटेशन। रिपीटेशन बेसिकली क्या काम करता है? यूजुअली वेबसाइट्स देखते हैं हम, तो वेबसाइट्स के ऊपर 3 पैकेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी भी कोई वेबसाइट खोलता हूँ। अच्छा, ये बेसिकली रिपीटेशन ऑफ सेम डिज़ाइन है, बट डिफरेंट तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसी को ही देखूंगा तो ये इस तरीके से है कि लाइक मैंने एक बॉक्स बनाया, मैंने उसी बॉक्स को रिपीट करके लेफ्ट पर रखा, उसी बॉक्स को रिपीट करके राइट पर रखा, ठीक है। अब अगर कोई भी बंदा इस डिज़ाइन को देखने आता है, उसकी हायरार्की बड़े आराम से चलेगी और वो बंदा बड़े आराम से डिज़ाइन को देख भी लेगा, सुकून से समझ भी लेगा, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ रिपीटेशन। मैंने रिपीटेशन इस तरीके से करी कि उसको डिज़ाइन समझने में आसानी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बाय नाउ का बटन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं टॉप अपना जो हीरो सेक्शन है वहाँ पर भी यूज़ कर लेता हूँ, जो वेबसाइट खोलते हैं साथ ही दिखता है, और बिल्कुल एंड पर भी जाकर यूज़ कर रहा हूँ। मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ सेम चीज़ की। मेरी एक तो ब्रांडिंग अलाइन रह रही है, दूसरा मुझे फ़ायदा ये हो रहा है कि मेरी चीज़ समझने में भी आसानी हो रही है, ठीक है। तो मतलब पैकेजेस जो हमें दिखते हैं वो आप ले सकते हैं रिपीटेशन के तौर पर, या फिर हमें फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पोस्ट दिख रही है एक जैसी और वो हमारे डिज़ाइन को भी बेहतर बना रही है, तो इस तरीके से रिपीटेशन हमारे समझने में आसानी क्रिएट करते हैं। फिर आ जाती है प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। अच्छा, प्रोक्सिमिटी को मैं लाइन के यूजेज के साथ एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर मैंने एक ये डिज़ाइन बनाया हुआ है, आम सा डिज़ाइन है खैर। अच्छा, तो इसमें बेसिकली क्या चीज़ है, लाइंस जो सी होती हैं हमारी दो या तीन चार चीज़ों के लिए वैसे तो यूज़ होती है, लेकिन दो मेन चीज़ें, दो मेन काम होते हैं इसके। या तो किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करवाना कि ये चीज़ है क्या, ठीक है, या फिर टेक्स्ट को डिवाइड करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देखूंगा तो ये डिवीजन क्रिएट कर रहा है। प्रोक्सिमिटी के नीचे लाइन डालने की वजह से क्या चीज़ हो रही है, एक डिवीजन क्रिएट हो रही है कि उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो चीज़ हो रही है, यहाँ पर ये डिवीजन नहीं क्रिएट कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कि ये जो चीज़ है ये बोतल का नेक है, ये जो चीज़ है यहाँ पर लोगो लगा हुआ है ब्रांड का, और यहाँ पर मैंगो है, ठीक है। ये हम बता रहे हैं। वैसे तो खैर प्रोडक्ट लिस्टिंग में हम डिफरेंट फीचर्स बताते हैं उसके इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर हमने ये चीज़ बताई है। अब अगर फॉर एग्जांपल यही लाइंस हमारी यहाँ पर मौजूद ना हो, तो क्या चीज़ होगी? ये बहुत ही ज़्यादा अलग अलग लगने लग जाएगा डिज़ाइन, ऐसे ही है, ठीक है। अब ये डिज़ाइन अलग अलग लगने लग गया क्योंकि हमारी लाइंस मौजूद नहीं थी। तो लाइंस हमारे काम में अच्छा किरदार भी अदा करती है और अच्छा किरदार नहीं भी अदा करती, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, प्रोक्सिमिटी क्या काम करती है? बेसिकली प्रोक्सिमिटी का यूजेज ये होता है कि हमारी कोई भी एलिमेंट, लेकिन वो चाहे दूर ही क्यों ना पड़ा हो, वो एक अच्छे तरीके से दिखे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं भी है और मैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट का टाइटल लिख दूँ, नेशनल मैंगो जैम, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से फॉर एग्जांपल मेरा ये टेक्स्ट भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या चीज़ है, ये चीज़ चाहे मेरी प्रोडक्ट से बहुत दूर है, ज़रूरी नहीं प्रोडक्ट के नीचे ही हो, ठीक है। प्रोडक्ट से बहुत दूर है, फॉर एग्जांपल ये चीज़ मेरी कॉर्नर में पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन क्या फ़ायदा होगा इसका मुझे, ये मेरी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन स्टिल कर रहा है, ठीक है, चाहे नीचे ही क्यों ना मौजूद हो। इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखें, अब अगर मैं इस चीज़ को देखूंगा तो असल में प्रोक्सिमिटी का काम क्या होता है, ऐसा विजुअल वेट जो कि मैटर करता हो, ठीक है, चाहे हमारे दो सब्जेक्ट बहुत ही दूर क्यों ना हो, लेकिन वो स्टिल मैटर करता हो, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा ये टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, इस तरीके से काम कर रहा है कि मेरा सब्जेक्ट बहुत दूर ही क्यों ना हो, लेकिन स्टिल मैटर कर रहा है। अगर मैं इस डिज़ाइन को देखूंगा तो ये मैंगो जैम और नीचे बड़ा नेशनल मैंगो जैम लिखा, दोनों बहुत दूर है। इवन कि मेरी प्रोडक्ट इधर ही क्यों ना हो, बहुत दूर है, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं इसको देखने के बाद इधर जाऊंगा बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ये भी एक डिज़ाइन का रूल है, प्रिंसिपल है कि हम प्रॉक्सिमिटी इस तरीके से टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करें कि चाहे बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस क्यों ना हो, स्टिल हमारा वो टेक्स्ट दिखे हमें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है वाइट स्पेस, और वाइट स्पेस हमारे आज के टॉपिक का लास्ट प्रिंसिपल है। वाइट स्पेस बेसिकली क्या चीज़ होती है, ठीक है। वाइट स्पेस के लिए मैंने नीचे लिखा हुआ है लोगो ऑफ फेडेक्स, ये इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल अगर हमने कभी भी इसे समझना तो। अच्छा, वाइट स्पेस को हम यूजुअली
नेगेटिव स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। किसी भी डिज़ाइन में ऐसी खाली चीज़ जो कि उस डिज़ाइन को मज़ीद वैल्यूएबल बनाए, वो वाइट स्पेस कहलाती है, ठीक है। अब अगर हम फेडेक्स का लोगो देखते हैं, ठीक है, अब इनके लोगो में क्या चीज़ है, लिखा हुआ तो सिंपल है फेडेक्स, उन्होंने साथ साथ जोड़ा हुआ है, इसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो यहाँ ई और एक्स के बीच में जो हमारी स्पेस बन रही है, ये एक एरो क्रिएट कर रही है, जो कि इनके ब्रांड का मतलब बेसिकली हमें जाहिर कर रही है कि ये ब्रांड है किस चीज़ का, डिलीवरी का, फास्ट फास्ट सर्विस का काम करता है, एक्सप्रेस इनकी डिलीवरी एक्सप्रेस सर्विस है। ये चीज़ ये प्रेजेंट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक इस चीज़ की वजह से। अगर करेंसी का ब्रांड भी है तो ये बता रहा है बेसिकली हमारा काम एक्सप्रेस है, फास्ट है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे ब्रांड को हाईलाइट करती है। इस तरीके से काफ़ी सारे लोगोज हमें मिल जाएंगे गूगल के ऊपर जो कि नेगेटिव स्पेस का काम कर रहे हो। अब ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ लोगोस के अंदर ही हो, इवन के पोस्ट के अंदर भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि इस चीज़ का हमेशा कोई ना कोई मतलब ही हो, ठीक है। किसी पोस्ट के अंदर पर ही मैंने बताया खाली जगह भी फॉर एग्जांपल मैंने छोड़ी है, वो भी मेरे लिए एक नेगेटिव स्पेस है, वाइट स्पेस है, ठीक है। अब ये किसी का कोई ब्रांड है जिसमें थ्री लिखा हुआ है बट